आजाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में कामयाब हुए, उसके बाद मुस्लिम लीग की तादाद आती थी, और उसके बाद पीपल्स पार्टी के नंबर था। हमारे मेंबरान जो असेंबली में, कौमी असेंबली में कामयाब हुए, तो हमने उस वक्त आजाद मेंबरान के बाद में जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की, हमने उन दोस्तों से गुजारिश की कि आप हुकूमत बनाना चाहें तो बनाइए, आप अक्सरियत में हैं, आपका हक है। और उन्होंने ये फैसला किया कि वो पाकिस्तान की किसी जमात के साथ नहीं मिलेंगे। वो जो ये दावा कर रहे हैं कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ, हमारी कुछ सीटें हरा दी गई, वो दूसरों के मैंडेट को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। जिन जमातों को पाकिस्तान के लोगों ने वोट दिए, उनको भी तस्लीम करने को वो तैयार नहीं है। वो कहते हैं सिर्फ वो वोट जो हमें मिला है, यानी वो वोट जो पीटीआई को मिला है, सिर्फ वो पाकिस्तानियों का वोट है, बाकी वोट किसी और के। उनके वजूद को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं हम ही बड़े बाकिरदार हैं, बाकी नहीं है। वो कहते हैं हम ही बड़े ज़हीन और पाकिस्तान के वफादार हैं, बाकी नहीं है। ये सोच, ये रवैया अगर किसी फर्द के अंदर आ जाए कि मैं ही ताकतवर हूं, मैं ही ज़हीन हूं, मैं ही बड़ा अक्लमंद हूं, वो किसी एक घर को चलाना चाहे तो घर नहीं चलता, टूट जाता है। वो किसी एक बस्ती को चलाना चाहे तो बस्ती नहीं चल सकती। तो एक मुल्क चलाना चाहे तो कैसे चला लेगा? हमने पहले दिन से, हमारी जमातें भी आपस में लड़ती रही, एक दूसरे के साथ बहुत रस्साकशी रही। आजकल भी हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, तल्ख बातें भी कर लेते हैं, मुश्किल बातें भी कर लेते हैं, वो हमारे बारे में कर ले। इलेक्शन के अंदर मेरा गर्मा गर्मी हो जाती है, लेकिन एक बात हमने प्रिंसिपल्स तय कर दिया, असूल तय कर दिया है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने तारीख से और अपनी स्ट्रगल से सबक सीखते हुए, जब मियां नवाज शरीफ एग्जाइल में थे, बीबी शहीद एग्जाइल में थी, तो उन्होंने उस वक्त जद्दा जाके मियां साहब को कहा था कि मियां साहब हमें आपस की ये लड़ाइयां खत्म करनी होंगी। अगर पाकिस्तान में जमहूरियत लानी है, वाकई पाकिस्तान की खिदमत करनी है, इस मुल्क के लोगों को कुछ डिलीवर करना है, तो फिर हमें पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम लाने के लिए आपस में मिलकर असूली फैसले करने हैं। ये मतलब नहीं है कि हमने जमातें खत्म कर दी, ये मतलब नहीं है कि हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन हम ब्रॉडर असूल तय कर देंगे कि हम एक दूसरे की टांग नहीं खींचेंगे। जिसको पाकिस्तान के लोग वोट देंगे उसको तस्लीम करेंगे, उसकी हुकूमत को तस्लीम करेंगे। उसके बाद फिर भी कुछ मौके ऐसे आए, वो आते जब पड़ी होती है ना, अफराद को हो या जमातों को हो या कबीलों को हो, वो जाते जाते जाती हैं। तो फिर हमारे अंदर पैसे ऐसे कुछ रवैये आए, कुछ उभार आए, लेकिन फिर वक्त ने साबित किया है कि हमारी जमातों ने माजी से सीखा और हमने इकट्ठे होकर पाकिस्तान के मसाइल का हल निकाला है। आज भी हम ये समझते हैं कि अगर हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाना चाहती, हम मजबूर कर सकते थे, हम इस बात का मुतालबा रख सकते थे, हम साजिशें कर सकते थे, लेकिन हमने पहले दिन ये फैसला किया कि जिस जमात की अक्सरियत है पहले उसको कहो कि वो हुकूमत बनाए। उसने नहीं बनाई, हमने मुस्लिम लीग को कहा आपका हक बनता है, इसलिए कि आपके पास असेंबली में हमसे ज्यादा सीटें हैं। ये नहीं हो सकता, हम 17 सीटों के साथ इक़्तिदार मांगने वाले नहीं है। हमने कहा नहीं, ये बेअसूली की बात हम ये नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग के साथ मिलकर हमने हुकूमत बनाई। और फिर ये भी अक्सर मीडिया में होता था कि इतनी बड़ी वजारतें बना देते हैं, 100 बंदा 70 बंदे वजीर बना देते हैं, और इतना बोझ होता है खजाने पे, फैसला साजी में डिले होती है। हमने फैसला किया कि हम वजारतें नहीं लेंगे, हम आपके साथ हुकूमत में बैठेंगे, लेकिन इक़्तिदार का शेयर नहीं करेंगे। हम सदर के तौर पे इलेक्शन लड़ते हैं, आप हमें साथ दीजिए, हम बाकी जमातों से भी वोट लेंगे, आपसे भी लेंगे। हमने चेयरमैन सेनेट का, जो कि बेसिकली पार्लिमानी ओहदे हैं, उन ओहदों के लिए कंटेस्ट किया, लेकिन हमने एग्जेक्टिव ओहदे नहीं लिए, ताकि मुस्लिम लीग पूरी यकसुई के साथ
اپنی پالیسیز کو انفورس کرے اور اس ملک کے مسائل کا حل نکالے. اور ہم نے روز کہا کہ ہم 100% آپ کے ساتھ ہیں. آج کل میڈیا کے اندر بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے, روز نئے نئے چٹکلے آتے ہیں, ہم بھی بڑے چسکے لے لے کے سنتے ہیں. سارے پاکستان کے عوام بھی بڑے چسکورے ہو گئے, ہم بھی بڑے مسالے دار خبریں بڑے مزے سے سنتے ہیں, حالانکہ وہ ہمارے ہی خلاف ہوتی ہیں. بڑے تبصرے ہیں کہ یہ حکومت کب تک چلے گی, یہ تو بڑی کمزور حکومت ہے. پیپلز پارٹی تو سائڈ پہ بیٹھی ہے, کسی وقت ساتھ چھوڑ دے گی تو حکومت گر جائے گی. میں روز کہتا ہوں کہ اسی حکومت میں چلنا ہے, 5 سال چلنا ہے, اس لیے کہ کوئی اور گنجائش نہیں ہے, کوئی اور گنجائش نہیں ہے کسی حکومت کی. پی ٹی آئی کے لوگ حکومت بنا نہیں سکتے, کسی اور کے ساتھ ملنا نہیں چاہتے, مل نہیں سکتے, اور مسلم لیگ کے علاوہ کسی کے پاس اکثریت نہیں ہے. اگر یہ حکومت ناکام, اللہ کرے گا یہ حکومت کامیاب ہوگی, یہ عوام کے مسائل حل کرے گی, لیکن اگر فرض کرے یہ حکومت ناکام ہوتی ہے, جو ہمارے تورم خان لوگ ہمیں کہانیاں سناتے ہیں کہ یہ حکومت نہیں چلے گی, میں روز ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ حکومت نہ چلی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا اگلا بھی سین کبھی سوچا ہے؟ یہ بات کہہ دینے سے کہ یہ حکومت بڑی کمزور ہے, یہ اتحادی حکومت ہے, اور بھائی اتحادی حکومتیں کمزور نہیں ہوتی, اتحادی حکومتیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں. ہم نے ثابت کیا ہے 2007 میں, 2008 کی حکومت آتی ہے 8 سے 13, پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت نہیں تھی, آپ کو یاد ہوگا. پہلے ہمارے ساتھ مسلم لیگ نے مل کے حکومت بنائی, پھر یہ دوست ہم سے الگ ہو گئے, ہم نے کاف لیگ کو ساتھ ملایا, ایم کے ایم کو ساتھ ملایا, بلوچستان کی جماعتوں کو ساتھ ملایا, آزاد ارکان کو ساتھ ملایا. ہم بھی اکثریت میں نہیں تھے. 2008 سے 13 میں افتخار چودھری صاحب ہمارے خلاف کھڑے تھے, عدالت لگا کے روز ہماری حکومت گرانے کے لیے. دیگر لوگ بھی سازشوں میں مصروف تھے ہمارے خلاف. اس وقت کیا کیا نہیں ہوا, لیکن اس حکومت نے پاکستان کے تاریخی کام کیے. وہ بھی کمزور حکومت گنی جاتی تھی, روز ہمیں بھی ڈیٹیں دی جاتی تھی کہ بس ایک ہفتہ چلے گی, اگلے ہفتے یہ حکومت نہیں ہوگی, 15 دن بعد یہ حکومت نہیں ہوگی. لیکن وقت نے ثابت کیا, ہمارے خلاف بھی بڑے جلوس نکلے, ہمارے خلاف بھی دھرنے ہوئے, یہ سارے عمل ہم نے دیکھے اور ہم نے صبر سے برداشت کیے. آج کل بھی بڑے چرچے ہیں کہ جلوس نکلیں گے, جلسے ہوں گے, احتجاج ہوں گے, بہت دیکھے ہیں ہم نے یہ احتجاج. لیکن خواتین و حضرات, ہم نے یہ فیصلہ کیا آج بھی کہ یہی حکومت چلنی ہے, کسی اور حکومت کا چلنے کا امکان اس لیے نہیں کہ فرض کر لیں یہ حکومت نہیں چلتی اور اسمبلی توڑ دی جاتی ہے. قومی اسمبلی ٹوٹ جائے, صوبوں میں تو حکومتیں موجود ہیں, وہ تو نہیں جائیں گی. تو آپ انتخاب کراتے ہیں قومی اسمبلی کا, اس انتخاب کے نتائج کو تسلیم کر لیں گے, اس سے پاکستان میں استحکام آ جائے گا, اس سے بہتری آ جائے گی. جن کو یہ گمان ہے کہ اس الیکشن کے نتائج اچھے نہیں ہیں, ان کو روز ہم کہتے ہیں کہ یہ تبصرہ تو کرتے ہو کہ اس انتخاب کے الیکشن صاف شفاف نہیں ہے یہ نتائج. تو 2018 میں کیا تھا, 2013 میں کیا تھا, اس سے پہلے کیا تھا؟ کون سا انتخاب ہے اس ملک کا جس کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھی ہیں, جس کے اوپر اشارے نہیں آئے ہیں, جس کے خلاف ثبوت موجود نہیں ہے؟ لیکن کیا آپ نئے انقلابی آ گئے ہیں؟ کیا نہ فوج کے ساتھ چلیں گے, نہ عدالت کی مانیں گے, نہ اپوزیشن کی جماعتوں کو سنیں گے, نہ پاکستان کی کسی اور ادارے کو مانیں گے؟ آپ اکیلے ہی آئیں گے اور آپ یہ کہ پاکستان کا آگے مسئلہ حل کر لیں گے. اور کیا مسئلہ حل کیا ہے آپ نے؟ 4.25 سال حکومت کی ہے, آج بھی ان کی 10 سال سے حکومت, بلکہ اب 11واں سال ہے. خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت رہی ہے. کیا کیا ہے پی ٹی آئی میں؟ کیا وہاں کرپشن ختم ہو گئی ہے؟ کیا وہاں ترقیاتی کام بہتر ہو گئے ہیں؟ ہاں, ہم کہتے ہیں سندھ میں ہم نے وہاں انفراسٹرکچر کو امپروو کیا ہے, ابھی بھی بہت کام کرنے والے ہیں, یقیناً ہے. لیکن آ کے مقابلہ کر لیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے, وہاں کے رورل انفراسٹرکچر جس پہ بڑے تبصرے ہوتے تھے, آج وہاں پہ بہترین نیٹ ورک ہے. وہاں کا صحت کا نظام, وہ دل کا علاج ہو, وہ گردے کا علاج ہو, وہ جگر کا علاج ہو, وہ دیگر وہ موذی امراض جن کے اندر پھنس جانے والا بندہ, سفید پوش آدمی بھی جن کا علاج نہیں کرا سکتا, اچھا بھلا کھاتا پیتا بندہ کنگال ہو جاتا ہے,
इलाज नहीं होते। आज सिंध के अंदर न सिर्फ सिंध के रहने वालों का बल्कि पूरे पाकिस्तान से जाकर लोग वहां पे 100% मुफ्त इलाज कराते हैं। अगर दिल में स्टेंट पड़ते हैं वो भी मुफ्त है, बैटरियां पड़ती है वो भी मुफ्त है, जिगर का इलाज होता है, ट्रांसप्लांटेशन होती है, मुफ्त है और बेहतरीन अस्पताल है। आओ खान साहब ये बता दो कौम को कि आपने 10 साल के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में कोई एक अस्पताल बनाया हो, किसी एक की हालत दुरुस्त की हो। एक ही तबसरा है, हमने एहसास प्रोग्राम शुरू किया था। ओ भाई तुमने एहसास प्रोग्राम शुरू नहीं किया था, वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था जिसका ख्वाब बेनजीर भुट्टो शहीद ने देखा था और हमने उस पर अमल दरामद कराया था। आपने नाम बदल के, वो कहते थे लव ला के शहीद बनना है, आप तो वो है नाम बदल के कहते हो मैंने कमाल किया है। उस प्रोग्राम की तफसील बयान करने का वक्त नहीं है, लेकिन कुछ बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये लोग तबसरे आजकल बड़े होते हैं कि ये हुकूमत नहीं चलेगी, ये हुकूमत बैठ जाएगी, कुछ नहीं होगा, हमारे खिलाफ जुलूस निकलेंगे। ओ भाई हमने कितने जुलूस निकाले हैं? हमने मुस्लिम लीग के खिलाफ, हमने ज़ियाउल हक के खिलाफ, हमने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ क्या क्या जुलूस नहीं निकाले। हमने लॉन्ग मार्चेस किए हैं, हमने धरने दिए हैं और हम तो वो हैं जो लाठियां भी खाते हैं, जो जेलों में भी जाते हैं, जो किलों में भी जाते हैं, जो फांसियां भी ढूंढते हैं, लेकिन अपने हौसले नहीं बदलते, हमारे हौसले नहीं टूटते, हमने कभी मैदान नहीं छोड़ा। ये कहां से पहलवान आ गए? 4 दिन राष्ट्रीय इदारों से लड़ना पड़ गया है, चीख पुकार पड़ी हुई है। अच्छा अमल नहीं है, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं इनकी बहादुरी की दास्तान में आपको सुना रहा हूं कि ये कैसे हमारे बड़े तुरम खान है, कहते हैं हम जनाब जुलूस लेकर चलेंगे और आजकल जिनको कल तक पता नहीं क्या क्या नाम देते थे, आज मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे लिए वो कल भी काबिल एहतराम थे, आज भी काबिल एहतराम है। आज बड़ा खूबसूरत सीन होगा जब एक दूसरे को गालियां देने वाले इकट्ठे बैठ कर हमारे खिलाफ जुलूस निकालेंगे। लेकिन ख़वातीनो हज़रात, माजी में क्या एहतजाजों से कोई हुकूमतें गिरी? उस वक्त 58(2)B के तहत 58(2)B के तहत सदर के ऑफिस को इस्तेमाल किया गया। और याद रखो अब तो 58(B भी आसिफ जरदारी ने खत्म की थी और सदर हाउस में भी आसिफ जरदारी बैठा है, वहां से तो कोई वार नहीं हो सकता। अब तो कोई गैर आईनी गैर कानूनी वार नहीं हो सकता। 2008 से 2013 की हुकूमत को कामयाब करने में सबसे बड़ा रोल यह था कि आसिफ जरदारी ऐवान सदर में बैठे थे। आज फिर आसिफ जरदारी ऐवान सदर में है, न इस हुकूमत को कोई हिला सकेगा और इंशाअल्लाह ताला हम मिलके इस हुकूमत को कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे। हमारे पास नाकामी कोई ऑप्शन है ही नहीं, इस मुल्क के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इंतहाई खतरनाक हालात है, दिगरगू हालात है और अब किसी नए तजर्बे के मुतहम्मल नहीं है। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी इंशाअल्लाह ताला। हम ये कह रहे हैं हालात मुश्किल है, आटा महंगा हुआ है, चीनी महंगी हुई है, बाकी चीजें, मैं बिल्कुल ये समझता हूं कि हुकूमत को बहुत मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। ये अवाम के सहारे आई हुई हुकूमतें कभी चाहती हैं कि अवाम नाराज हो, अवाम की जिंदगी मुश्किल में आ जाए? बिल्कुल नहीं चाहती। लेकिन मेरे साथियों एक बात याद रखें, घर के अंदर अगर हालात खराब हो जाए, एक घर के कारोबारी मामलात खराब हो जाए, उसका इनकम सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए, कर्जे घर पे चढ़ जाए, तो घर का हर फर्द अपने पेट पे पत्थर बांधता है। तो मुश्किल फैसले करके घर का बड़ा उनको तकलीफ पे रख के उनके खर्चे कंट्रोल करके और बेहतर तदबीर से आगे बढ़ सकता है। आज अगर हुकूमत मुश्किल फैसले कर रही है तो उसको शौक नहीं है। यकीनन काबीना के अंदर हर जगह पे बैठ के एक एक इशू पे ऊपर बड़ी बड़ी डिबेट होती है, लेकिन मुश्किल फैसले, ये रोज कहते हैं ना कि एक बड़ी मुतवाज़न हुकूमत चाहिए, ताकतवर हुकूमत चाहिए, एक बड़ा लीडर चाहिए ताकि बड़े फैसले कर सके। वो कौन से बड़े फैसले हैं? वो मुश्किल फैसले कर सके। वो कौन से मुश्किल फैसले हैं जो उसने करने हैं? वो यही मुश्किल फैसले हैं। यही मुश्किल फैसले ये पॉपुलिस्ट लीडर करेगा, इसकी जमात करेगी। हमने पाकिस्तान के अवाम की हमेशा खिदमत भी की है, पाकिस्तान के किसान को मुस्तहकम भी किया है, उसको फसलों की कीमतें भी दी हैं, उसको खुशहाल भी किया है, उसके बच्चों को रोजगार भी दिया है, इस मुल्क के पाकिस्तान के मजदूरों को तहफ़्फ़ुज़ भी दिया है, हमने तनख्वाहें भी बढ़ाई है,
हमने पाकिस्तान की तिजारत में भी इजाफे किए हैं, सनतकारों को भी पैसे कमाने का मौका मिला है। ये वाहिद हमारी हुकूमतें होती हैं जिसमें पाकिस्तान के मजदूर से लेके सनतकार तक, ताजर से लेके किसान तक हर फर्द कमाता है और पाकिस्तान मुस्तहकम होता है। ये साहब दूसरी तरफ बैठे हैं, पहले अमेरिका पे इल्जाम लगाते थे, अब सऊदी अरब पे भी इल्जाम लगा दिए हैं, कल उठेंगे चीन पे भी इल्जाम लगा देंगे। और पाकिस्तान के अंदर तो आग लगाई है, अब आग लगाने का ये अमल है कि वो मुल्क जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की इमदाद करना चाहते हैं, जो हर दौर में पाकिस्तान के इमदाद करने वाले ममालिक हैं, आज इमरान खान साहब आपके साथी उन पे हमलावर हैं कि वो हुकूमत पाकिस्तान का साथ न दे। ये हुकूमत का साथ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी हुकूमत हो, शहबाज शरीफ साहब हो, पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग हो या किसी और की हुकूमत, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुमने तो वार हम पे नहीं किया, वार तो तुम इस मुल्क की सालमियत पे कर रहे हो। वजीर आजम जाता है, वो जाके सऊदी हुक्मरानों को इस बात पे कायल करता है और वो कहता है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, हमारे मुल्क के हालात को बेहतरी की तरफ लेके आए, हमें सपोर्ट करें, पैसे नहीं दें, इन्वेस्टमेंट करें। वो फौरी तौर पे एक वफद भेजते हैं। आज उनका एक वफद, एक वजीर, कल 2 दिन पहले आए थे, परसों फिर उनके एक वजीर साहब आए हुए हैं, चंद दिनों में उनके जो क्राउन प्रिंस है वो भी आने वाले हैं। तो एक मुल्क जो बड़ी तेजी से आपके मुल्क के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, आपको इस बात में तकलीफ हो गई है कि पाकिस्तान संभलने क्यों लगा है। ऐसे लोगों को, ऐसी जमातों को आप लोग जरूर इस बात पे बात कीजिए कि वो लोग जो सिर्फ अपनी सियासत के लिए मुल्क की सालमियत से खेलने से नहीं टलते, उनको वोट देना है। पहले ही उन्होंने क्या गुल खिलाए थे, पाकिस्तान के अंदर तो लड़े, हम सबसे तो लड़े। हम उस वक्त भी कहते थे कि इमरान खान साहब इस मुल्क में अकेले सब नारे मार चुके। जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने बाकी जमातों को साथ मिला के इस मुल्क के सियासी निजाम को मुस्तहकम किया, अज़्म किया कि हमने पाकिस्तान को आगे लेके बढ़ना है, तो पहली दफा हमारी असेंबलियां मुद्दत पूरी करने लगी। पाकिस्तान में सियासी सफर बेहतरी की तरफ चला। आज भी हम सारी सियासी कुव्वतें बैठेंगी, आपस में मिल बैठेंगे, तभी बेहतरी के रास्ते होंगे। मैंने पहले भी अर्ज किया है ना कि किसी गांव में, किसी बिरादरी में, किसी बस्ती में किसी एक पहलवान को अगर ये शक पड़ जाए कि वही एक इल्म वाला है, वही ताकत वाला है, वही गैरत वाला है, तो वो 4 दिन के अंदर अंदर उस घर को भी बर्बाद करता है, उस बस्ती को भी बर्बाद करता है, उस बिरादरी को भी बर्बाद करता है। हमें इससे मोहतात रह के आगे बढ़ने की जरूरत है। इसी हुकूमत में चलना है। यही हुकूमत इंशाअल्लाह अवाम के मसाइल हल करेगी। आज वो जो मुश्किल फैसले करना है, जो कहते हैं मेरी हुकूमत मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, ताकतवर हुकूमत आनी चाहिए, वो मुश्किल फैसले यही है, वो फैसले जिससे अवाम नाराज हो, अवाम की तकालीफ में इजाफा हो। हम आदि नहीं है ना, एक बंदा टैक्स देने का आदि नहीं है, कल उसके ऊपर टैक्स लग जाए। एक बंदा अगर उसको 100 रुपए टैक्स लगता है, वो 5 रुपए देता है, अगर उसको 50 रुपए देने पड़ते हैं तो वो चीखेगा, वो शोर करेगा। आम आदमी की जिंदगी में हमारी पूरी कोशिश है। माजी में भी हमने, हमारे दौर में भी, पीपल्स पार्टी के दौर में चीजों की कीमतें बढ़ी थी, उस वक्त भी महंगाई हुई थी, लेकिन पाकिस्तान के किसान को 425 रुपए मन गंदम से 900 रुपए मन गंदम हमने दिए थे ताकि किसान को उसका असर न पड़े। हमने पाकिस्तान के मजदूर की तनख्वाह 4,500 से 4,600 से 12,000 की थी, ये हमने की थी, इसलिए कि पाकिस्तान के मजदूर पे असर न पड़े। हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था ताकि पाकिस्तान की गरीब तरीन आबादी जो है उसके ऊपर असरात उसके कम मुरतब हो। ये हम थे जिसने सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहों में 115% इजाफा किया था। ये किसी मुल्क की तारीख में सबसे बड़ा इजाफा था ताकि सरकारी मुलाजिमों की जिंदगी में तकलीफ न आए ज्यादा। आज भी वो फैसले जरूर रखे आ जाएंगे, लेकिन कुछ मुश्किल फैसले किए बगैर किसी के पास कोई अड़ा दिन का चराग नहीं है कि वो छू मंतर करेगा और पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। हम सबको अपने पेट भी रोकने होंगे, अपने हाथ भी रोकने होंगे और जज्बे के साथ, बर्दाश्त के साथ आगे बढ़ना होगा। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, दुरुस्त फैसलों के बगैर, रास्त फैसलों के बगैर कोई कौम मसाइल का हल नहीं कर सकती, कोई घर मसाइल से नहीं निकल सकता। आज पाकिस्तान को नारे मारने का, जज्बातियत में धकेलने का, सिर्फ
پاپولسٹ نعرے مار کے عوام کو خوش کرنے کا وقت نہیں ہے. اب ہمارے پاس مزید گنجائشیں نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس حکومت میں ہم اکٹھے ہیں. اگر کسی جگہ کوئی وار ہونے لگا تو زرداری صاحب بیٹھے ہیں، اور اگر ہمارے ساتھیوں نے، یہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، فیصلہ سازی میں، عوام کے ریلیف میں، عوام کے یا بجٹ سازی میں ہم سب مل کے کام کریں گے. اور اگر کہیں مسلم لیگ نے ادھر ادھر ہونے کی کوشش کی، ہم پکڑ کے سیدھا کر لیں گے. یہ بات بالکل یاد رکھیے، ہم غلطی نہیں کرنے دیں گے. ہم بھائی ہیں، اکٹھے ہو کے چلے ہیں اور نیک نیتی سے چلیں گے. ہم جماعتیں الگ الگ ہیں. کل بھی الیکشن آئے تو ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں. یہ بھی لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں. وہ دیکھو جی یہ کیا بات ہے، یہ کیسی جمہوریت ہے کہ کل الیکشن لڑتے ہیں اور پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں، پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں. او بھائی، ہم کوئی دشمن نہیں ہے، ہمارے قتلوں کے بیر نہیں ہے، ہم کوئی قبائلی نظام میں نہیں رہ رہے.